अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा कि जब भी आप कभी कोई न्यूमेरिकल करोगे तो ये जो टॉपिक है उसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो आपने आज का टॉपिक एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यूनिट गलत हो जाए तो टीचर 1 से 2 नंबर पेपर में काट लेता है। तो यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे बने हैं, आज सब समझ में आ जाएगा। और आज कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 से लेकर, यानी SI बेस ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट से लेकर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 तक, वोल्टेज मेजरमेंट तक। बहुत सारे टॉपिक कवर कराने हैं, सब बातें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी ये ऑरेंज में, जितने भी ये पिंक में टॉपिक लिखे हैं सब समझ में आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले पढ़ते हैं SI बेस ड्राइव यूनिट। सबसे पहले बेस यूनिट पढ़ते हैं। SI बेस यूनिट क्या होते हैं? देखो भाई, एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी पेरिस के अंदर और उसने डिसाइड कर लिया कि हम किस चीज़ को कौन सा यूनिट देंगे। तो ये चीज़ कई साल पहले जो है वो डिसाइड हो गई कि किस चीज़ का क्या यूनिट होगा। आपने कभी ये सवाल किया किसी से कि जो मास है उसका यूनिट केजी ही क्यों है? केजी ही क्यों उसका यूनिट लिखते हैं? आप मास का यूनिट कुछ भी लिख दें, लीटर क्यों नहीं लिख लेते हैं? लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। आप मास का यूनिट CM क्यों नहीं लिख लेते हैं? सेम क्यों नहीं लिख लेते हैं? क्यों? क्योंकि जब वो कमेटी बैठी थी तो उसने कह दिया था कि जब भी मास की बात होगी तो उसके साथ हम केजी लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट क्यों ज़रूरी है? यूनिट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए ज़रूरी है। ये बात लिख लो अपने पास। इफ़ यू वांट टू नो एनी फिज़िकल क्वांटिटी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिट। ठीक है? तो अगर आपको किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी यानी किसी भी चीज़ को पहचानना है, उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, वरना नहीं पहचान सकते। मैं बोलूँ आपके पास फोर्स है 5 की, 2 की, आप बोलोगे सर 2 की क्या? 2 की क्या? 2 न्यूटन की या 2 मिली न्यूटन की या 2 मेगा न्यूटन की क्या? आप मुझसे यूनिट पूछोगे ना। तो आपने क्या किया? किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए यूनिट पूछा। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए आपको यूनिट चाहिए। अब आपके पास वो चीज़ें जिनका यूनिट किसी भी चीज़ से ड्राइव होकर नहीं आया, वो चीज़ें, वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसका यूनिट किसी भी चीज़ से ड्राइव होकर नहीं आया है, बस उनका नाम रखा गया है, उन्हें आप बोलते हो बेस यूनिट। SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। याद रखना यहाँ पर, ये SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है? यानी जो यूनिट इंटरनेशनली इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। जब भी SI यूनिट कहेंगे तो आप मास का यूनिट केजी लिखेंगे। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। ये जो मैं चीज़ें यहाँ पे लिखूँगा आपने ज़िंदगी भर अपने पास उसे याद रखना है। ठीक है? सबसे पहले जो आपके पास चीज़ आती है वो आती है लेंथ। लेंथ। अब लेंथ का जो यूनिट है वो रखा गया है, उसका नाम रखा गया है, उसको ड्राइव नहीं किया गया। ठीक है? लेंथ का आपके पास यूनिट क्या होगा? पहले यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी, इसको अपने पास लिखना। ठीक है? यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी और यहाँ लिख देते हैं उसका यूनिट और यहाँ लिख देते हैं उसकी एब्रीविएशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा ABBR। ठीक है? एब्रीविएशन। आपके पास सबसे पहले आ गई है लेंथ, LENGHT। ठीक है? TH, लेंथ आ गई। इसका यूनिट आप सबको पता है क्या होता है? मीटर। SI में हमेशा, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? सिर्फ स्मॉल m। याद रहेगी बात? जी सर, हमेशा याद रहेगी। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास टाइम। टाइम का यूनिट आपके पास क्या आता है? टाइम का यूनिट आता है आपके पास सेकंड। कहते हैं ना सेकंडों में काम कर दूंगा, इसका यूनिट क्या होगा? S। उसके बाद आ गया आपके पास तीसरी चीज़, मास। अच्छा, इनकी तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उसका यूनिट क्या लिखते हैं आप? किलोग्राम, और ये एब्रीविएशन केजी, के और ये जी। ठीक है? उसके बाद आपके पास आ गया टेम्परेचर। कहते हैं ना आज का टेम्परेचर बहुत हाई है, कितने सेल्सियस है बताओ? तो टेम्परेचर का यूनिट क्या आ गया? केल्विन। याद रखना, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है और के लिखते हैं इसके लिए आप। ठीक है? याद रखना, जब भी फिज़िक्स में किसी एक चीज़ को अगर आपने केजी कह दिया तो फिर किसी और दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी को आप केजी कभी नहीं कहोगे। यानी
अगर कोई नई फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव हो जाए तो उसका यूनिट कभी भी केजी नहीं होगा, कोई और रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि केजी आप मास को ऑलरेडी दे चुके हो। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं करंट। तो करंट मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। बहुत सी बुक में करंट बाद में ही लिखा जाता है, तो इसलिए मैं करंट बाद में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या होता है? अच्छा ये जगह नहीं बची है, इसको नीचे कर देता हूँ, उधर लिख लेंगे। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट क्या होता है आपके पास? एम्पियर। अब एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और ए से आप इसको डिनोट करते हो, ठीक है, याद रहेगी बात। एम्पियर ये आता है यहाँ पर, ठीक है, एम्पियर। अच्छा अब यहाँ जगह नहीं है तो बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा उसके बाद आपके पास आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का आपके पास कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो आप लिखते हो वो लिखते हो मोल, ठीक है, मोल कि कितने आपके पास मोल हैं, और इसको कैपिटल से भी एन से डिनोट किया जाता है इसको। इधर तो इन्होंने MOL लिख दिया, लेकिन एन से डिनोट किया जाएगा। जहाँ कहीं भी आप बड़ी बुक्स में पढ़ोगे वहाँ एन लिखा हुआ होगा। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, MINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका होता है कैंडेला, कुछ लोग इसे कैंडल भी बोल रहे होते हैं, कैंडेला, ठीक है, स्पेलिंग देख लेते हैं, हाँ कैंडेला, और शॉर्ट फॉर्म में से CAL लिख देते, सॉरी CD लिख देते हैं, CD, ठीक है। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनसे मिलकर तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ बनेंगी। अब आ जाओ ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। याद रखना ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं ड्राइव्ड यूनिट या क्वांटिटीज़, ठीक है, ड्राइव SI यूनिट। अच्छा ये चीज़ लिख लेना अपने पास, ये आपका आ गया 6, ठीक है, ये आपका 7 आ गया। अच्छा अब देखो ड्राइव यूनिट्स याद रखना, जब भी ड्राइव यूनिट यानी ड्राइव चीज़ को तोड़ोगे वो ऐसा यूनिट ही बनेगा, ऐसा यूनिट्स ही निकलेंगे उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, सबसे इजी, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है आपके पास, यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? ये क्वांटिटी हो गई, ये Q हो गई, और ये इसका यूनिट हो गया। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। देखो क्या लिखा हुआ है कि ड्राइव यूनिट वो यूनिट होता है जो SI यूनिट से बनता है, यानी SI क्वांटिटी से मिल के बनता है। देखो मीटर सेकेंड है ना, मीटर सेकेंड। अच्छा अब फोर्स मुश्किल करेगी, ये आखिरी समझते हैं। फोर्स, मैंने लिखा फोर्स, यूनिट तो न्यूटन है, इसमें कहाँ पर आपके पास ड्राइव बेस यूनिट आ गए? इसमें तो बेस यूनिट है ही नहीं। अच्छा अब फॉर्मूला बताओ फोर्स का क्या है? सर F = ma, ma फॉर्मूला है ना फोर्स का। अच्छा m का यूनिट क्या होता है? जी सर kg। a का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गए बेस यूनिट, आ गए ना। ये देखो ये क्या है आपके पास? बेस यूनिट। मीटर क्या है? बेस यूनिट। सेकेंड क्या है? बेस यूनिट। तो जब भी आप किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को तोड़ोगे तो वो बेस यूनिट ही निकलेंगे उसके अंदर। तो जितनी भी ड्राइव यूनिट मिलकर आए, जितने भी ड्राइव यूनिट आएंगे वो तमाम के तमाम बेस यूनिट से ही आएंगे, यानी बेसिक यूनिट्स जो आपके हैं उनसे ही आएंगे। बस आपने क्या करना है, बेस यूनिट याद रखने हैं, साथ के साथ करंट, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ कैंडेला, ठीक है, लाइट। ये बस याद रखना है आपने। आपके पास ड्राइव यूनिट जितने भी हैं वो सब ड्राइव हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास है एक्सेलरेशन, इसका मुझे ज़रा यूनिट लिख के बताओ, वो भी बेस यूनिट लिखना। इसका बेस यूनिट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ज़रा क्या आता है इसका बेस यूनिट, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सप्लीमेंट्री यूनिट। हमेशा आपको 2 यूनिट्स पढ़ाए जाते थे और वो ये थे, ड्राइव्ड और बेसिक वाले। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पर। अच्छा यहाँ पर ना और भी यूनिट्स लिखे हुए हैं। वॉल्यूम जो कि लीटर होता है, और लीटर कैसे मिलता है? m³ से, ठीक है, m³ होता है। m यानी मास नहीं है, m का मतलब है मीटर का क्यूब, ठीक है। चलो अच्छा, और ये बात याद रखना, फिज़िक्स में कैपिटल M का मतलब कुछ और है, स्मॉल m का मतलब
तो कभी भी आप मास लेंथ का जो यूनिट है वो m नहीं लिखोगे, कैपिटल M, स्मॉल m लिखोगे हमेशा। अगर कैपिटल M लिख दिया तो वो कभी भी यूनिट नहीं बनेगा आपके पास लेंथ का। अब आ जाओ सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि एंगल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। आसान कर लो इसको, मुश्किल है ये बहुत चीज़, आसान कर लो, अभी से ही आसान कर लो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स सर वो यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे पास एंगल के लिए इस्तेमाल हों। याद रहेगी बात, कभी भूलोगे ज़िंदगी में, कभी नहीं भूलोगे। एंगल के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री यूनिट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट आर यूनिट्स ऑफ मेजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द बेस यूनिट in the international system of units but are used to express certain physical quantities that are not directly covered by the base unit। अच्छा एक बात और ही, यहाँ पर वो बात नहीं लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बोली है कि एंगल के जो यूनिट होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ सप्लीमेंट्री यूनिट में कभी भी आपको बेस यूनिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ड्राइव यूनिट किससे मिलकर बनते हैं? बेस यूनिट से, ये बात आपको पता है। और बेसिक यूनिट क्या होते हैं आपके पास? लेंथ मीटर, मीटर हो गया आपके पास, लेंथ हो गया मीटर, हो गया सेकंड, हो गया केजी, हो गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट में कभी भी आपको बेस यूनिट नहीं मिलेगा। बेस वाले जो यूनिट्स हैं वो कभी भी नहीं देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली एंगल एक डायरेक्शन कवर करना ही होती है, ठीक है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन होती है, वो एक कर्व होता है। तो इसीलिए आपको कभी भी बेस यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल डिग्री, ये डिग्री वो वाली नहीं है जो यूनिवर्सिटी देती है, ये डिग्री वो वाली है जो एंगल का यूनिट होता है आपके पास, ठीक है। एक एंगल है उसका यूनिट है डिग्री। मुझे बताओ इस डिग्री के अंदर बेस यूनिट मिलेगा? मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। ना ही इसमें m आएगा, ना ही इसमें l आएगा, ना ही इसमें n आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है, याद रखना सर्कल होता है 2D। 2D से क्या मुराद है? इसमें दो डायमेंशन होती हैं, एक एक्स एक्सिस की डायमेंशन होती है, एक वाई एक्सिस। यानी अगर इसमें एक्सिस बनाओ तो दो एक्सिस बनते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आ गया आपका, ये वाई एक्सिस आ गया आपका। ये एक पॉइंट है जहाँ पर आपके पास एक पार्टिकल मौजूद है, P से लिख दिया मैंने इसको। यहाँ पर एक एंगल बना थीटा, इसकी वैल्यू है कुछ, फॉर एग्जांपल इस थीटा की वैल्यू है आपके पास 50 लिख लेते हैं, ठीक है, 50 टाइप बन रहा है। इसका यूनिट कहाँ से लिखूँ मैं? बेस में तो मेरे पास दिया ही नहीं, ड्राइव में भी मेरे पास है नहीं, तो इसका यूनिट मुझे सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलेगा। क्या आ गया? डिग्री, ठीक है, डिग्री। याद रहेगी बात? जी सर इंशाल्लाह याद रखेंगे। चलो याद रहेगी तो बात आसान हो गई। अच्छा, ये तो सर्कल है। अब अगर ये स्पेयर होता तो उसका मैं बताता हूँ, पहले सर्कल समझ लो अच्छी तरह से। अच्छा, अगर आपने डिग्री इस्तेमाल नहीं करनी, डिग्री इस्तेमाल नहीं करनी, आपने इस्तेमाल करना है रेडियन का यूनिट। अब रेडियन का यूनिट कैसे आता है, ये भी तो आपके पास बात हो गई ना। देखो, इस थोड़ा सा P को दूर ले जाते हैं, इस थोड़ा X को दूर ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ गया आर्क लेंथ, आप पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं S। S कहते हैं ना, पढ़ा था ना, S इज इक्वल टू आर थीटा, S इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है? ये रेडियस, ओरिजिन से लेकर सरकमफेरेंस तक का पॉइंट का डिस्टेंस, रेडियस। याद रखना रेडियन जो है वो किसका यूनिट है? एंगल का यूनिट है। रेडियन कैसे ड्राइव होता है? जब ये आर्क लेंथ बराबर आ जाती है रेडियस के, तो ये बराबर होता है, यहाँ पर ना मैं ये थोड़ा सा साइन सही नहीं बना रहा हूँ, तो ये बराबर होता है 1 रेडियन के, DIAN, रेडियन। इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई पूछ ले, आपने ME इंग्लिश सेंटर से पढ़ा है, बताएं ज़रा 1 रेडियन क्या है, आप क्या बोलेंगे? सर हमारे पास सर्कल है। बिल्कुल सही बोलेंगे वो, ठीक है सर्कल है। सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, बिल्कुल ठीक सर पॉइंट है। सर्कल में हमारे पास रेडियस है, बिल्कुल ठीक रेडियस है। इनिशियल पॉइंट से लेकर जहाँ पर पॉइंट मौजूद है वहाँ से लेकर P तक का डिस्टेंस आर्क लेंथ है, बिल्कुल ठीक है।
अगर सर ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर आ जाए तो हमारे पास ये 1 रेडियन के बराबर होता है, वो बोलेंगे माशाल्लाह आपको पता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब समझ में आ गई ना? वैसे तो मैंने ड्रॉ भी कर दिया, दिखा भी दिया, सिखा भी दिया, कुछ छुपाया नहीं, कुछ आपके लिए करा नहीं। इसको यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा हमें जगह चाहिए। समझ गए? अब स्टे रेडियन, देखो रेडियन तो आप इस्तेमाल कर रहे हो सर्कल के लिए, स्टे रेडियन इस्तेमाल करते हो स्फीयर के लिए। हमारी अर्थ क्या है, सर्कल है या स्फीयर है? अगर आप पेपर पे ड्रॉ करोगे ना तो हमारी अर्थ स्फीयर सर्कल बन जाती है, क्योंकि वो आप उसमें 2 डायमेंशन बना पाते हो। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखो तो हमारी अर्थ स्फीयर है, गोल है, गोल गोल, ठीक है, बॉल टाइप है, बॉल टाइप। तो बॉल टाइप होने की वजह से ये स्फीयर है। अब उस स्फीयर में अगर कोई एंगल बनेगा ना तो वो एंगल आपके पास रेडियन नहीं होगा, वो स्टे रेडियन होगा। याद रखेंगे बात? अच्छा ये बात याद हो गई ना? अच्छा आपने ना ये फॉर्मूला पढ़ लिखा है S = r थीटा करके, ठीक है? तो एस भी आपके पास समझ लो, एस भी आपके पास 1 है, आर भी आपके पास 1 है, यहाँ बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? S = r थीटा, एस भी 1 है तो ये 1 और ये r और ये थीटा, ठीक है? तो एस भी आपके पास 1, ये भी आपके पास 1, तो ये थीटा = 1, तो थीटा = 1 रेडियन आ गया आपके पास। लिख देते हैं यूनिट इसका, ठीक है? ये लिख दिया मैंने। समझ गया ना? अगर कोई पूछ ले कैसे, समझ लो आर्क लेंथ भी 1, रेडियस भी 1, तो ये फॉर्मूला होता है S = r थीटा। इसको आर को उधर लेगा 1 रेडियन आ गया। ये प्रूफ करके लिख के भी दिखा दिया मैंने, ठीक है? माशाल्लाह से आप लोगों के लिए। अच्छा भाई देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये टॉपिक हार्ड है, लेकिन आगे तेज़ चलूँगा मैं, ठीक है? अगर ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब आ जाओ, मेरे पास सर्कल नहीं है, स्फीयर है। आप मुझे तरीका बता सकते हो कि मैं स्फीयर कैसे ड्रॉ करूँ बोर्ड के ऊपर? मैं नहीं कर सकता स्फीयर ड्रॉ। क्यों? क्योंकि बोर्ड में 2 एक्सिस हैं, एक ये वाला एक्सिस है, एक ऊपर वाला एक्सिस है। तीसरा एक्सिस कहाँ से लाऊं? बोर्ड में मैं उस तरफ अंदर की तरफ नहीं जा सकता, मैं सिर्फ आगे जा सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ, और नीचे भी अगर मैं चला जाऊँ तो वो ऊपर वाले का ही नेगेटिव होगा। जब पीछे चला जाऊँ तो वो आगे वाले का नेगेटिव होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझो। मेरे पास ये वाला एक्सिस है बोर्ड में और ये वाला एक्सिस है। आप बोलो सर पीछे चले जाओ, पीछे अगर मैं चले जाऊँ तो ये वाले एक्स एक्सिस का नेगेटिव हो जाता है, ये वाई है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये वाई का नेगेटिव हो जाता है। मेरे पास तीसरा एक्सिस बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि 3D बोर्ड नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पर आओ ज़रा मेरी बात सुनो। ये मैंने स्पेयर बनाया है, इसको मैं कैसे बता सकता हूँ ये स्पेयर है? मैं लिख देता हूँ ये स्पेयर है हमारे बच्चों के लिए। स्पेयर 3D होता है। 3D से क्या मतलब? 3 डायमेंशन होती हैं। उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, और एक आपके पास कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? मिटा देता हूँ, ये देख लो, बना लो अपने पास, ठीक है? ठीक है गिरा, तो मैं ज़रा मार्कर ऊपर रखता हूँ ना तो आज वो मुझ पे ही गिर गया। अच्छा तो देखो इसमें आपके पास 3 एक्सेस होते हैं, मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा करके। एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, एक मेरे पास जी एक्सेस। वीडियो को जूम कर लेना आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? अगर मुश्किल हो रही हो। ये एक्स बनाया मैंने। तालीम हासिल करो, आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह। अच्छा अब इसमें यहाँ पर एक एंगल निकालना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक एंगल निकालना चाह रहा हूँ ऐसे करके। अब इसका 3D शेप बनाना ऐसे 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 ऐसे, ये याद रखना ये 3D शेप बना रहा हूँ मैं, ये एक 3D शेप बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो आपके पास कहलाएगा स्टेरेडियन। यहाँ पर जो एंगल देखो, 3D शेप समझाना ना हम टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें खुद तो समझ में आ जाती है बात, लेकिन आपके लिए मुश्किल कर जाते हैं हम। उसकी वजह यह है क्योंकि 3D शेप बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हो पाता, तो ये 3D बड़ा मुश्किल कर जाता है। तो इसका यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन, DIAN, स्टेरेडियन, ठीक है? देखो समझो, अब देखो ज़िंदगी आसान होती है। तरबूज है, तरबूज में से कैसे वो यूँ काटता है छुरी से, फिर यूँ काटता है छुरी से, और फिर यूँ काटता है, वो एक पीस निकालता, बोलता लाल है, ठीक है ख़रीद लो। तो वो जो बीच में उसके वहाँ जहाँ से वो निकल कर आया ना, वहाँ जो एंगल बना है बिल्कुल नीचे की तरफ, वो आपके पास होता है एंगल। उसको आप रेडियन नहीं कहोगे, वो 3D शेप है, उसको आप स्टेरेडियन कहोगे। अब तो नहीं भूलोगे ना भाई, अब तो इतना आसान करके समझा दिया मैंने। अच्छा अब ये तीनों शेप समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गया, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, समझ में आ गई बात। अच्छा कुछ यहाँ पर ना आपको ड्राइव क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, उनके यूनिट्स लिखे हुए हैं आपके पास, तो चलो पढ़ लेते हैं। पास्कल, पास्ता नहीं बोल रहा हूँ, पास्कल, पास्कल, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं ज़रा,
स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। पास्कल, तो पास्कल साइंटिस्ट का नाम था ना, पास्कल लॉ आपने पढ़ा होगा। तो पास्कल के नाम पे तो साइंटिस्ट का, अब आपको क्या पता है ये पास्कल किस चीज़ के बराबर है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है F/A, ठीक है, F/A। मैं ऐसे बना रहा हूँ, नीचे नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि और भी चीज़ें लिखनी है ना, इसलिए तो एक समझा रहा हूँ, बाकी समझ में आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर F/A इसके अंदर मैं बेस यूनिट कैसे निकालूं? मैं बोलूँगा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ए क्या है, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ज़रा खोल दो, ये हो गया सर आपके पास मीटर का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास MA। वैसे तो यहाँ फार्मूला नहीं लिखना चाहिए, यहाँ यूनिट ही लिखना चाहिए डायरेक्ट, और इसका यूनिट हो गया आपके पास kg मीटर सेकंड का स्क्वायर यहाँ आ गया। एक मीटर से दूसरा मीटर भाई कैंसिल हो गया, वो बोल रहा है कि मैं हूँ तो आप क्यों हैं ऊपर, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास k बच गया, यहाँ m बच गया, यहाँ पर m बच गया, स्क्वायर यहाँ बच, ये आ गया आपके पास बेस यूनिट। तो देखा आपने कि आपके पास जो पास्कल था वो भी बेस यूनिट से मिलके बना, और इसका यूनिट देखो यही लिखा हुआ है, देखो मैंने बिल्कुल सही करा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ऊपर ले जाओ m को, k m का इन्वर्स और s का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने। तो एक ही बात है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक ही बात है। कभी भी टीचर ऐसे लिखने पे नंबर नहीं काटेगा, उसको पता है कि ये और ये चीज़ सेम है, तो आपको भी पता हो जाएगी ये बात, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है, न्यूटन मीटर, न्यूटन का यूनिट आपको पता है। तो एनर्जी का यूनिट क्या, एनर्जी का बेस यूनिट क्या बन गया, एनर्जी का बेस यूनिट बन गया यहाँ पर ये के किस चीज़ को डिनोट कराया है मैंने, हाँ केजी, ये मैंने के लिख दिया, सिर्फ केजी आएगा, ठीक है, पूरा केजी करो। के सिर्फ डी लिखेंगे, के प्रीफिक्स है असल में, अगर सिर्फ के लिखेंगे तो प्रीफिक्स को डिनोट होगा, जी लगाना ज़रूरी है। तो ये आपके पास आ गया, तो केजी मीटर सेकंड और मीटर स्क्वायर, तो ये इस तरह सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आपके पास आ गया एनर्जी। एनर्जी आपको पता है जाउल होती है, तो जाउल कैसे बनता है, जाउल भी साइंटिस्ट है। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन का यूनिट क्या है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर और मीटर, तो फिर क्या बनेगा आपके पास यूनिट, फिर ये यूनिट आ जाएगा कुछ इस तरह का कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आप लोग कर लेंगे मैं उम्मीद है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे यूनिट आपको दिए मैं, पावर वॉट पर सेकेंड, उसको भी करते हैं, आज पावर का यूनिट ड्राइव करते हैं। पावर को बेस यूनिट में लिख के दिखाते हैं, आपके पास आ सकता है सवाल के ये जो पावर है इसको बेस यूनिट करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे, देखो ये पावर आ गई आपके पास, ठीक है, क्या होता है W/T, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इनके यूनिट्स लिखेंगे। तो W क्या है, W हमारे पास वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होगा, जाउल, और T का यूनिट क्या होता है, सेकंड। जो बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी आती जाए उसका यूनिट लिखते रहना, देखो टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है। अच्छा, आगे जाउल कैसे बनता है, न्यूटन मीटर सेकंड, है ना, जाउल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के, क्योंकि फोर्स लगाओ तो लेंथ कवर होती है। अच्छा, अब न्यूटन खुद किस चीज़ के बराबर है, न्यूटन बराबर है आपके पास केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, और एक और एम आपके पास ऑलरेडी था, और एक एम ये आ गया आपके पास। मैंने क्या किया, बस न्यूटन को खोल दिया। अच्छा, अब रेसिप्रोकल कर दो ज़रा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, S³ हो जाएगा। तो ये हो गया केजी मीटर का स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा S², इसके नीचे 1 है तो रेसिप्रोकल होकर 1/s हो जाएगा। मैथ में ये सब हमने करा है और अब यहाँ से उसकी सॉल्व सीख रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब। अब देखो मैंने सही किया है या गलत, देखो बिल्कुल सही किया है, लेकिन उन्होंने ऐसे लिख दिया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब का इन्वर्स। अब इसी तरह से सारे यूनिट ड्राइव कर लोगे आप लोग, सबसे पहले ये करना, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे, फिर सिंप्लीफाई कर लेना, बस इसके अलावा और इधर कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, अब ज़रा मैं डस्टर का इस्तेमाल करता हूँ, पावर को मैं मिटा रहा हूँ, लिख लो पावर पास्कल लिख लो, क्योंकि मुझे यहाँ और भी चीज़ें लिखनी है ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा हो रहा है, इस टॉपिक को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन फॉर यूनिट्स, तो कन्वेंशन फॉर यूनिट्स। कन्वेंशन फॉर यूनिट्स इज फिजिक्स फॉलो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टू इंश्योर कंसिस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन कम्युनिकेशन ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, कन्वेंशन क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट है ना
वो स्टैंडर्ड ही रहे, यानी केजी रहे, सेकंड रहे। और अगर इसमें नहीं है तो इसमें लेकर आ जाएं। अब यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए भी तरीक़ेकार हैं, वो तरीक़ेकार इसमें इन्होंने नहीं बताए हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। बेस यूनिट हमने पढ़ लिया। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होते हैं आपके पास? प्रीफिक्स देखो, ये बिल्कुल एक टॉपिक है आपके पास। अब टॉपिक इतना बड़ा है, एक आधे घंटे में कवर कराना भी बड़ा पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स क्या होता है? आपके पास यूनिट के आगे आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा मिली सेकेंड, है ना, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो ये जो मिली है और ये जो माइक्रो है, ये आपके पास प्रीफिक्स होता है। ठीक है, ये आपके पास प्रीफिक्स होता है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रीफिक्स का एक पूरा का पूरा चार्ट चला दूं ताकि आप वो प्रीफिक्स सारे लिख लेना, ठीक है, अपने पास, ताकि आपके पास प्रीफिक्स आ जाए। तो ये आपके आ गए आपके पास प्रीफिक्स। मैं चार्ट चला दूंगा, मैं हेलिडे रेस्ट्रिक्स से उसको कॉपी करके लगा दूंगा आप लोगों के, ताकि आपके पास सारे जो है ना वो आ जाएँ, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स आ जाए। अच्छा, तो ये जो यूनिट के आगे लगे हुए होते हैं ना, ये प्रीफिक्स होते हैं, और ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो बड़ी वैल्यू आ रही है उसको छोटी बनाई जा सके। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा? 0.001, 1 2 3, हाँ ठीक है, 0.001, तो मिली सेकेंड हो गया आपके पास। अच्छा, इन्होंने प्रीफिक्स दिए ही नहीं बुक में, तो ये हो गए आपके पास प्रीफिक्स। और ये अब माइक्रो का क्या होगा? अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × 10⁻⁻⁶। तो यूनिट के आगे जो चीज़ लगाई जाती है ताकि जो बड़ा नंबर आया है उसको छोटा करके लिखा जा सके, वो प्रीफिक्स होता है। ठीक है, बात याद रहेगी? अच्छा, मैं एक ज़रा प्रीफिक्स आपके लिए लिखता हूँ। केजी, 1 kg, मुझे बताइए ग्राम में कितने के बराबर होता है? ठीक है, ज़रा इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा, कंसिस्टिंग फॉर्मेटिंग, व्हेन राइट यूनिट इट इम्पॉर्टेंट टू एडहेयर टू कंसिस्टिंग फॉर्मेटिंग। अच्छा, यूनिट की फॉर्मेट भी आपको पता होनी चाहिए कि केल्विन के लिए आप के यूज़ करेंगे, न्यूटन के लिए आप एन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। अच्छा, अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट, यूनिट सही चॉइस करना होगा आपने। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हैं फोर्स और उसके आगे यूनिट लगा रहे हैं मीटर, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। फोर्स लिखी है तो यूनिट एम ही लगेगा, एन ही लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेजरमेंट टेक्निक्स। अब मेजर करते कैसे हैं, चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है आपका। अच्छा, अब आ जाती है आपके पास लेंथ, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब आ जाती है यहाँ, इसको भी लेंथ आ गई आपके पास। आप लेंथ को कैसे मेजर करते हो? लेंथ को मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, लिख लो इधर, मेजरमेंट टेक्निक, पूरा टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, ये आ गया आपका मेजरमेंट टेक्निक। अच्छा, लेंथ को मेजर करने के लिए ये मैंने यू बनाया है, शायद यहाँ नहीं लग रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसको यू करता हूँ। ठीक है, तो लेंथ को, हर यूनिट को मेजर करने की एक टेक्निक होती है ना। जैसे टाइम को मेजर करने की क्या टेक्निक है? आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए। लेंथ को मेजर करने की क्या टेक्निक है कि आपके पास एक स्केल या कोई रूलर टाइप चीज़ होनी चाहिए जिस पे आपके पास लिखा हुआ हो कि ये कितने मीटर का स्केल है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर यूजिंग अ रूलर। ठीक है, यही टेक्निक है, बस जो आप टेक्निक यूज़ करते हैं उसी को कह रहे हैं ये यहाँ पर। मैं आपको कहूँ वेलोसिटी आपको मेजर करनी है तो कैसे मेजर करोगे? एक आती है वेलोसिटी गन, स्पीड गन कहते हैं जिसे, तो अगर उसको आप सामने चीज़ के रखो तो वो चीज़ की वेलोसिटी बता देती है। लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे? आप सिंपल लेंथ कैलकुलेट कर लोगे और उस लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगाया उसको डिवाइड कर दोगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी। मास को कैलकुलेट करने की क्या टेक्निक है? बिल्कुल सही, आपके पास बैलेंस होना चाहिए, यानी बैलेंसिंग डिवाइस होनी चाहिए। बैलेंस और वेट स्केल, उससे आप मास कैलकुलेट कर लेते हो। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? डिजिटल वॉच, या फिर वो जो पुराने ज़माने में आती थी ना घड़ियाँ, सूरज से घड़ियाँ देखते थे, सूरज से यूँ घड़ी बनाते थे ये, या फिर वो सैंड वॉच, उससे कैलकुलेट कर सकते हो टाइम। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हो ज़रा देखो। ये आपके पास एक पाथ है जिस पर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो लेंथ है वो आपने देख ली,
और इनिशियल और फाइनल के दरमियान जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लो ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में आए। ये इनिशियल पॉइंट है आई, ये फाइनल पॉइंट है एफ। इनिशियल से फाइनल जाने के लिए उसने कितनी लेंथ कवर की, ये आप कैलकुलेट कर लोगे एक रूलर की मदद से। इनिशियल से फाइनल जाने में उसने कितना टाइम लिया, ये आप कैलकुलेट कर लोगे एक स्टॉप वॉच की मदद से। उसके बाद आप फिर फॉर्मूले पे आ जाओगे L/T के, यानी L बेसिकली लेंथ है, तो इसको आप L नहीं लिखो, S लिख लो, डिस्टेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से फिर वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। या अगर इसके अलावा एक और टेक्निक चाहिए तो वो ये है, द टिकर टाइमर इज़ सिंपली अ पीस ऑफ apparatus दैट वी यूज़ टू मेजर टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये जो डॉट्स हैं ना, इनको टाइम बना देंगे और फिर एक चीज़ को मूव कराएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक्टिविटी। अब आ जाओ टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं कि टेम्परेचर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए तो हमें पता है ना क्या चाहिए, थर्मोमीटर। लेकिन अक्सर और भी टेम्परेचर्स होते हैं हमारे पास, सिर्फ ये टेम्परेचर थर्मोमीटर नहीं है, और भी टेम्परेचर्स होते हैं। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो आपको पता है। अच्छा, थर्मोकपल क्या है आपके पास, जहाँ कहीं भी वोल्टेज हो, वोल्टेज की वजह से टेम्परेचर हो, तो उसके लिए आप थर्मोकपल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास तार है, तार में वोल्टेज है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, द थर्मोकपल आर टेम्परेचर सेंसर द यूटिलाइज द टेम्परेचर डिपेंडिंग वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन। तो ये जो टेम्परेचर है वो यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है कहाँ पर, फॉर इसको सिंपल करो, ये बहुत हार्ड हो रहा है। ये आपके पास एक तार है, इस तार के अंदर आपके पास है वोल्टेज। अब इस वोल्टेज की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उस टेम्परेचर के लिए, उस टेम्परेचर को यूटिलाइज करने के लिए आप थर्मोकपल यूज़ करोगे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, बस अब हमारे हो गए हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब क्वांटिटीज़, अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखता हूँ मैं ज़रा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लिख लो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या है, ठीक है, स्पेलिंग सही है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखा होगा ना आपने, अक्सर इलेक्ट्रिशियन आता है, तरह तरह की डिवाइस लाते हैं, तो वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए। देखो इधर बनाई भी नहीं उन्होंने तस्वीर, बनाई भी होनी चाहिए थी तस्वीर। थर्मोकपल की अगर तस्वीर देखना चाहो तो ये बनी हुई है। एम मीटर, करंट को देखो एम किस में आता है, एम्पेयर में, तो करंट को मेजर करने के लिए आपके पास होता है एम मीटर। ओम मीटर, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, और ओम यूनिट ही होता है आपके पास किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ओम मीटर इस्तेमाल होता है, याद रखना इस बात को। अच्छा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, आपके पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज एक सिग्नल बनाता है, यानी एक वेव बनाता है। उस वेव को आप नहीं देख सकते, लेकिन ऑसिलोस्कोप उस वोल्टेज की वेव बनाकर आपको दिखाता है डिस्प्ले पर। ये काम करता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मेरे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा जो है वो पाला पड़ता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो CRO भी जिसे कहा जाता है, CRO इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वोल्टेज है, आपके पास कुछ वोल्टेज है, आपके पास कुछ वोल्टेज है। अब उस वोल्टेज को आपने मेजर करना है, तो उस वोल्टेज को आप कैसे मेजर करोगे, उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर लिया। मैं कहूँ इस वोल्टेज की वेव को बताओ, आप बोलोगे सर वोल्टेज दिखता ही नहीं है तो उसकी वेव कैसे बताएं। मतलब अगर एक तार में थाउजेंड्स ऑफ वॉट का करंट भी हो तो वो नज़र तो नहीं आएगा कभी भी आपको, लेकिन आप हाथ लगाओगे पता चल जाएगा फ़ौरन। और इतने ख़तरनाक करंट में तो कोई ज़िंदा तो दूर की बात है, उसके फ्लैश से भी जान चली जाएगी। तो वोल्ट मीटर है आपके पास वोल्टेज मेजर करने के लिए, इसकी वेव कैसे बताओगे, तो इसको CRO में ले जाओगे, इस वोल्टेज को CRO से कनेक्ट कर दोगे, यानी जिस चीज़ में भी वोल्टेज है उसको CRO से कनेक्ट कर दोगे। जब कनेक्ट करोगे तो ये इस तरह की वेव नज़र आएगी। ये वेव किस चीज़ की है, दिख रही है, ये वेव किसी और चीज़ की नहीं है, ये वेव वोल्टेज की है। फिर आप इस वेव की फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हो। कहते हैं ना 50 की फ्रीक्वेंसी की आ रही है आपके पास, वोल्टेज आ रहा है, 50 एम्पियर का वोल्टेज आ रहा है, या इतने एम्पियर का 50 हर्ट्ज़ का वोल्टेज आ रहा है, या इतने हर्ट्ज़ का वोल्टेज आ रहा है, तो वो बेसिकली इसी डिवाइस की मदद से वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हुई है।
और ये डिवाइस और भी चीज़ें कैलकुलेट करने में मदद करता है, यानी टाइम कैलकुलेट करने में मदद करता है। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पास ये इसकी वीडियो थी, मैं दिखाता हूँ, लेकिन अब पता नहीं कहाँ रखी होगी, दिखाऊंगा। ठीक है, तो सिग्नल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, और सिग्नल यानी सिग्नल कुछ नहीं है, बस वो वोल्टेज ही है, उसको आप सिग्नल भी कह सकते हो। ठीक है, तो सिग्नल का भी वोल्टेज, सिग्नल की भी आप वेव बना सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए आप CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। बेशक इस टॉपिक पर मैंने 35 मिनट लिए, लेकिन देखें तो मैंने कितना सारा सिस्टम समझाया। SI बेस, ड्राइव, सप्लीमेंट्री, उसके बाद फिर मेजरमेंट टेक्निक्स, उसके बाद और फिर इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, उसके ऊपर बात की। तो इतना सब कुछ मैंने आपको यहाँ समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा, ना आया हो तो पूछना, मैं इंशाल्लाह बताऊँगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें।